दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों नीतीश कुमार अपनी बीमारी के चलते विदेश गए थे अपना इलाज करवाने। लेकिन इस बीच में वो बेहद खामोश रहे, जाने के पहले भी और लौट कर के आने के बाद भी। बिहार की राजनीति को जानने वाले और खास करके नीतीश कुमार को समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक ये बार बार कहते हैं कि जब नीतीश कुमार खामोश हो जाएं तो समझ लीजिए आंधी के आने के पहले का ये सन्नाटा है। तो क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करने के मूड में है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को भांप लिया, लेकिन उन पर दबाव भी उतना ही डाला जा रहा है। लंबे समय से जिस मंत्रिमंडल के विस्तार को रोका जा रहा था वो आज हो गया। 21 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इन 21 मंत्रियों में से जो बीजेपी और जेडीयू दोनों ही कोटे से हैं, उसमें से 12 बीजेपी से मंत्री बनते हैं तो जेडीयू से 9। गौरतलब है कि जेडीयू के जो मंत्री बने हैं वो पुराने हैं, पहले से थे, लेकिन 6 भारतीय जनता पार्टी के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। और दोस्तों मैं ये भी याद दिला दूं कि जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने अभी अपनी पगड़ी नहीं उतारी है। सम्राट चौधरी ने यह प्रण किया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हटाए बिना वो पगड़ी नहीं उतारेंगे। नीतीश कुमार ने भी कसम खाई थी कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अचानक जो हुआ वो पूरे देश ने देखा कि जो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के सूत्रधार बने थे, जिन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट किया था, इंडिया अलायंस की नींव पड़ी थी, जातीय जनगणना जैसे बड़े मुद्दे को उन्होंने उठा करके मोदी सरकार को घेरा था, वही नीतीश कुमार आगे चल करके पलटी मार जाते हैं। जनवरी के आखिरी में 28 जनवरी को सुबह वो इस्तीफा देते हैं महागठबंधन की सरकार से और शाम को एनडीए के साथ एनडीए के वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। दरअसल ये हुआ क्यों? नीतीश कुमार को क्यों एनडीए में जाना पड़ा? नीतीश कुमार दबाव डाल रहे थे तेजस्वी यादव पर कि वो विधानसभा भंग करना चाहते हैं, और ये मेरी जबानी नहीं है, खुद तेजस्वी यादव इस बात को कह चुके हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इस नीतीश कुमार की योजना को स्वीकार नहीं किया, यानी वो नहीं चाहते थे कि विधानसभा भंग हो। लिहाजा नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और समझौते में यह भी शामिल था कि वो लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव चाहते हैं। और यही वजह है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो समिति बनी थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उस समिति के सामने भी जेडीयू ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी सहमति दर्ज की। लेकिन मसला नीतीश कुमार की इस खामोशी का है। और मैं इस वीडियो में कि नीतीश कुमार जब खामोशी ओढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं और इस समय वो क्या कर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, उनकी नाराजगी की वजहें क्या हैं, इस पर तफसील से बात करूंगा। नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो, लेकिन उन पर दबाव डाल करके मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। नीतीश कुमार खामोश है। और नीतीश कुमार जो अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के भी चिंतित हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अनदेखा करते हुए उन चिराग पासवान के साथ समझौता कर लिया, जिन चिराग पासवान से नीतीश कुमार की गहरी अदावत है। दरअसल रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के इतने नजदीक जाना चाहते हैं कि वो अपने को मोदी जी का हनुमान कहते हैं।
और इसी हनुमान के जरिए 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को गहरी चोट पहुंचाई थी मोदी ने। और हुआ यह था कि कई ऐसी सीटों पर नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा जहां चिराग पासवान ने वोट कटवा पार्टी की भूमिका अदा की थी। एलजेपी, जो रामविलास पासवान की पार्टी, और वो पार्टी जिसे पिछली बार 5 लोकसभा की सीटें दी गई थी और 5 जीती थी उसने। 6 लोकसभा की सीटें दी गई थी जिसमें से 100% उसका स्ट्राइक रेट था। 17 सीटें बीजेपी के पास थी, 100% स्ट्राइक रेट। जेडीयू के पास 17 सीटें थी लेकिन 16 पर उसने जीत हासिल की थी। वो नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ आए, और इसके पहले चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस बीजेपी के साथ थे। जून 2021 में दोनों के बीच टकराव हुआ था, अलगाव हुआ था। पशुपति पारस मोदी जी के शरण में चले गए, केंद्र में मंत्री हो गए, उनके 5 सांसद उनके साथ थे। चिराग पासवान अलग रह गए, लेकिन चिराग पासवान ने बड़े धैर्य के साथ नरेंद्र मोदी का अपने आप को हनुमान बताया। लिहाजा इस बीच में चिराग पासवान ने जो लोकप्रियता हासिल की बिहार में, और बिहार में जो पासवान जाति है वो 5.3% है। कुल दलितों की आबादी वहां 19 से 20% है। उसमें से करीब 1/4 से ज्यादा पासवान बिरादरी पर चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ रही थी। रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते भी ये उनके दावेदारी थी, और रामविलास पासवान के दिवंगत होने के बाद सारी सिंपैथी चिराग पासवान के साथ है। वैशाली में 10 मार्च को उन्होंने जो बड़ी रैली करके अपनी ताकत दिखाई थी और तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात भी की थी। सुनने में आया कि तेजस्वी यादव ने उन्हें 10 सीटें ऑफर की थी, 8 बिहार में और 2 सीटें उत्तर प्रदेश में, माने इंडिया अलायंस के साथ। इस ताकत के बलबूते जेपी नड्डा ने उनके सामने घुटने टेकते हुए 5 सीटों पर समझौता कर लिया। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने क्या विकल्प है? नीतीश कुमार क्या चिराग पासवान के साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं? वो चिराग पासवान जिन्होंने विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को गहरा नुकसान पहुंचाया था, और आज नीतीश कुमार खामोश है। पहली सबसे बड़ी जो शर्त थी कि हम विधानसभा को भंग करेंगे, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा। तो क्या कदम उठाएंगे अब नीतीश कुमार? वो नीतीश कुमार जिन्होंने कहा था कि अब हम सही जगह आ गए हैं, अब हम नहीं जाएंगे उधर। लेकिन इसके पहले अगर आपको याद हो, उन्होंने तो वो कस्में खाई थी कि मर जाऊंगा लेकिन फिर कभी उधर नहीं जाऊंगा। अमित शाह ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए तो अब हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो वो नीतीश कुमार क्या चिराग पासवान के साथ मिलकर के बीजेपी माने एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे? और तब जब उनकी शर्त भी पूरी ना हो रही हो, जब विधानसभा को भंग भी ना किया जा रहा हो, ऐसे में उनके लिए ये बड़ी मुश्किल है। नीतीश कुमार भले ही आज बड़े जनाधार वाले नेता ना हो, लेकिन अति पिछड़ों में और महादलित में भी उनकी एक पकड़ तो है ही। भले ही वो अकेले चुनाव लड़कर के बहुत कुछ हासिल ना कर सकें। मान लीजिए अगर नीतीश कुमार अकेले जाते हैं तो उन्हें कोई सीट मिले या ना मिले, लेकिन अगर वो एनडीए के साथ होते हैं तो वो समूचे एनडीए को प्रभावित करते हैं, उसकी जीत की गारंटी वो बनते हैं। और नीतीश कुमार वो शख्सियत हैं जो बीजेपी के साथ रह करके भी उनके धर्मनिरपेक्षता पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। और यही नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हो जाते हैं तो वहां भी एक जीत की गारंटी बन जाती है। यहां जो दूरी बनी है वो दूरी क्या आगे फिर से कम हो सकती है, खत्म हो सकती है? और लालू प्रसाद यादव ने तो पिछले दिनों कहा ही था कि नीतीश कुमार के लिए कोई दरवाजे बंद नहीं हुए। नीतीश कुमार अगर फिर पलटना चाहें तो उनके पास ये मौका है। और नीतीश कुमार की ये चुप्पी कह रही है कि वो खुश नहीं है।
भले ही वो आज सत्ता में हो, लेकिन धीरे धीरे उनका जनाधार कम होता जा रहा है। तो क्या वो चिराग पासवान के साथ चुनाव लड़के और बीजेपी जो उनके साथ ये दगाबाजी कर रही है, इसको सहते हुए नीतीश कुमार क्या बिल्कुल कमजोर विकेट पर चुनाव लड़ेंगे? जहां नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ कुछ बार्गेनिंग कर सकते थे, आज वो बार्गेनिंग की स्थिति में भी नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार की इस खामोशी के चलते उन्हें 16 सीटें बरकरार रख दी गई हैं। माना जा रहा है कि एक सीट हमको दी जाएगी, जीतनराम मांझी को, और दूसरी कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है। लेकिन अभी जो सहनी साहब है, मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के, उनका क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके पशुपति पारस और मुकेश सहनी दोनों इंडिया अलायंस के साथ चले जाएं, तब बीजेपी का क्या होगा? तब एनडीए का क्या होगा? हालांकि चिराग पासवान लोकप्रिय है पासवान बिरादरी में, लेकिन पशुपति पारस भी कुछ तो फायदा पहुंचाएंगे ही, कुछ तो वोट वहां से निकालेंगे ही। और मुकेश सहनी की एक बड़ी लोकप्रियता, बड़ा जनाधार है कश्यप मल्लाह बिरादरी में। माने ये वो जातियां जो नदी से, पानी से जुड़ी हुई हैं, मछली से जुड़ी हुई हैं, नाव से जुड़ी हुई हैं, तो वो जातियां, वो समूची जातियां, वो एक बड़ी बिरादरी मुकेश सहनी के साथ है, और वो कहीं इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो उसका एक बड़ा फायदा इंडिया को होगा। लेकिन अभी भी वही सवाल बरकरार है कि नीतीश कुमार की ये खामोशी क्या कुछ नया गुल खिलाने जा रही है? आने वाले वक्त में इसका फैसला होगा। अभी देखते रहिए कि इस राजनीतिक बिसात पर कितने प्यादे कुर्बान किए जाते हैं। शुक्रिया।